सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to learn history. Okay? Now we have freedom struggle in India. अब हिंदुस्तान की कहानी है तो थोड़ी सी हम इसको राष्ट्रभाषा में सुनेंगे. Okay? अब ये कहानी शुरू होती है बहुत ही प्राचीन काल से और उस समय दुनिया में किसी को पता भी नहीं था कि ये हमारा हिंदुस्तान है. और ऐसा टाइम था जब मिडिल ईस्ट और पर्शिया के व्यापारी हिंदुस्तान में आते और यहाँ से कीमती रिसोर्सेज या चीज़ें लेकर जाते, जैसे पर्ल, सिल्क, ज़ैफ़रॉन, स्पाइसेस, टर्मरिक, ऑल दोस एक्सपेंसिव थिंग्स वो लोग लेकर जाते यूरोप को. ओके? और यूरोप में जाकर बोलते कि हमें सोने की चिड़िया मिली है. हिंदुस्तान को कहा जाता था सोने की चिड़िया. तो यूरोपियंस का भी बड़ा मन करता, हमें भी देखनी है सोने की चिड़िया कैसी है, हमें भी वहाँ पर जाकर व्यापार करना है. मगर उनको उस समय रास्ता नहीं मालूम था. अब हमें पता है उनको रास्ता कैसे मिला. हमने सीखा है, राइट, डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स में किस तरह लोग ढूंढते हुए आते हैं और फाइनली वास्को डा गामा पोर्चुगीज़ नेविगेटर 1498 में आ पहुंचता है कैलीकट और वहाँ से मिलता है यूरोपियंस को हिंदुस्तान का रास्ता. अब वंस जब उसको रास्ता मिला तो सब आते हैं, ब्रिटिश, डेन्स, डच, फ्रेंच, सब आते हैं. ओके? व्यापार करने के लिए. अब ये सारे लोग जो आते हैं व्यापार करने, अब उनके बीच थोड़ी सी झगड़ा शुरू होता है कि कौन ज़्यादा व्यापार करेगा. और सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं फ्रेंच और ब्रिटिश, और उनमें से भी स्ट्रॉन्ग निकल कर आते हैं ब्रिटिश और वो जीतते हैं. ब्रिटिश जीतते हैं, ज़्यादा टेरिटरीज एक्वायर करते हैं हिंदुस्तान में. ओके? तो इस तरह उनका एक्विजिशन होता है इंडिया पर. अब इस कहानी को अगर मैं एक छोटे एग्जाम्पल में दूं तो आपका घर है और बाहर से मेहमान आ रहे हैं और ये मेहमान आते हैं तो हम पहले कैसे खातिरदारी करते हैं मेहमानों की? बहुत अच्छे से करते हैं ना. तो इसी तरह हम भी बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं ब्रिटिश को. लेकिन फिर मेहमान वापस नहीं जाना चाहते, दे वॉन्ट टू स्टे बैक. ओके? एंड वो शुरू करते हैं कि हम पर ही हुक्म चलाना शुरू करते हैं. घर आपका है, मेहमान बाहर से आए हैं और वो आप पर ही हुक्म चलाना शुरू करते हैं. वो कहते हैं चलो नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, खाना बनाओ, वहीं पर रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं और हमारी फ्रीडम छीन लेते हैं. ओके? घर वालों की. तो कुछ इसी तरह हुआ हमारा स्ट्रगल. ओके? तो ब्रिटिश आए और उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की जिससे वो ट्रेड करते और इस तरह कई साल बीते. और कई साल बीतने के बाद जब हर बार ब्रिटिश ज़्यादा ही मांग रखते हिंदुस्तानियों से. ओके? अब ब्रिटिश ने अपनी हिंदुस्तानी फ़ौज भी बनाई थी. तो उस समय एक आदमी थे, सिपाही थे वो, मंगल पांडे. उन्होंने पहला रिवोल्ट किया ब्रिटिश के खिलाफ. ओके? उन्होंने उनकी नाजायज़ मांग नहीं मानी और ब्रिटिश अफसर को गोली मार दी. अब ब्रिटिश को हिंदुस्तानी ने गोली मारी थी, बस फिर क्या था, उनको फांसी हो गई. मंगल पांडे को फांसी हो गई और शुरू हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857. बरकपुर और मीरठ के सिपाही एकजुट होकर उन्होंने मार्च करना शुरू किया दिल्ली तक और बहुत सारे हिंदुस्तान में ये बात फैल गई थी और सब रिवोल्ट करने लगे थे. लेकिन ये रिवोल्ट ज़्यादा देर नहीं चली बिकॉज़ खुद हिंदुस्तान के राजा महाराजा आपस में यूनिटी में नहीं थे. ओके? अब ब्रिटिशर्स कैसे आके कब्ज़ा कर पाए? क्योंकि हिंदुस्तान के जो राजा महाराजा थे वो खुद यूनिटी में नहीं रहते थे और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना तो बिल्कुल नहीं थी. फिर इस रिवोल्ट को रोक दिया गया. ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को रोका और उस समय उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी बंद कर दी. ओके?
ईस्ट इंडिया कंपनी बंद करके अपनी हुकूमत और स्ट्रॉन्ग बनाई। उन्होंने गवर्नर लाकर एडमिनिस्ट्रेशन में बिठा दिया और बोला कि अब ये हमारे देश को गवर्न करेंगे। ओके, दे आर गोइंग टू मेक रूल्स फॉर इंडियंस। तो उस समय पहले गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। ओके, उनको गवर्नर बिठाया गया था और फिर इस तरह कई साल और बीते। फिर इंग्लिश एजुकेशन आया। इस दौरान ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में इंग्लिश एजुकेशन को भी डेवलप किया। तो जब हिंदुस्तानियों को एजुकेशन मिली तो उन्हें लगा क्यों ना हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपना हक मांगे। लाइक दे वांटेड अ पार्टी फॉर देमसेल्फ ऑल्सो। ओके, कुछ हिस्सा चाहिए था उनको एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल सेना में, आर्मी में। छोटी सी मांग थी बस उनकी। फिर द इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, INC। ओके, 1885 में। अब इस कांग्रेस को बनाने में एक ब्रिटिशर ने हेल्प की थी हिंदुस्तानियों की। ओके, ब्रिटिशर के हेल्प से ये कांग्रेस पार्टी बनी। उसका नाम था A.O. ह्यूम। और जैसे कि हमारे बीच यूनिटी कम थी, फिर इस ग्रुप में दो ग्रुप्स बने, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। अब मॉडरेट्स वो थे जो कहते थे कि ठीक है, हम ब्रिटिश के साथ मिल बांट कर कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे। मगर एक्सट्रीमिस्ट वो थे जो कहते थे कि नहीं, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए ब्रिटिश की कोई भी रूल्स हम नहीं फॉलो करना चाहते, हमें अपनी रूल्स बनानी है। ओके, तो यहाँ पर लीडर्स थे। अब एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स 3 फेमस लोग थे। उन्हें कहा जाता है लाल बाल पाल। ओके, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ओके, दे आर फेमसली कॉल्ड लाल बाल पाल। और फिर थे मॉडरेट्स। अब मॉडरेट्स में 2 लीडर्स थे, गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव रानाडे। ओके, तो इस तरह कांग्रेस पार्टी में अगेन 2 टीम्स बने थे। ओके, इन्हें नरम दल और गरम दल भी कहा जाता है। ओके, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब इसके बाद होता है ये कि लॉर्ड कर्जन चाहते हैं कि, लॉर्ड कर्जन एक ब्रिटिश कर्मचारी थे, वो चाहते हैं कि बंगाल को सेपरेट कर दिया जाए। ओके, तब हिंदुस्तानियों ने बहुत डटकर रिवोल्ट किया। उन्होंने सारे विदेशी माल जला दिए और स्वदेशी मूवमेंट अपनाया। स्वदेशी मूवमेंट मतलब वो चाहते थे कि हम सिर्फ अपने चीज़ों को इस्तेमाल करें, अपने स्वदेशी माल इस्तेमाल करें और विदेशी माल सारे यूज़ करना बंद कर दिया। ओके, बॉयकॉट कर दिया, विदेशी माल को जला दिया। तो इस क्रोध को देखकर इस इस डिवीज़न को रोक दिया गया, बंगाल डिवीज़न को। मगर यहाँ पर अगेन ब्रिटिशर्स ने अपनी चाल चली। वो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ले आए। ओके, मिंटो और मॉर्ले दोनों ही ब्रिटिश कर्मचारी थे और उन्होंने रिफॉर्म्स बनाए थे और इस रिफॉर्म के थ्रू उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। ओके, जहाँ पर वो लोगों को डिवाइड करते और रूल करते। लेकिन तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल अपनाने की मांग की। ओके, दे वांटेड होम रूल कि हम ही रूल करेंगे, हमें ब्रिटिश के रिफॉर्म्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करने हैं। इसी तरह से ये फाइट्स चलते रहे हिंदुस्तानी और ब्रिटिशर्स के बीच। और फिर इस बीच 1914 में शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तानियों की मदद मांगी जंग लड़ने के लिए। ओके, वो सिपाही बनकर जाते और लड़ते ब्रिटिशर्स के लिए और फाइनली ब्रिटिशर्स जीत भी गए ये जंग, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तानियों को पुरस्कारित नहीं किया। ओके, दे डिडंट रिवॉर्ड देम विथ एनीथिंग, रादर दे ब्रॉट अप 2 more वर्स रिफॉर्म्स। ओके, मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म एंड रॉलेट एक्ट। अब इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये रॉलेट एक्ट। ओके, ना रॉलेट एक्ट को कहा जाता है न दलील, न वकील, न अपील। इसका मतलब ये है कि किसी भी हिंदुस्तानी को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी पूछताछ के ब्रिटिश अरेस्ट कर सकते थे और जेल में डाल सकते थे। ओके, ऐसी रिफॉर्म बनाई थी और सारे हिंदुस्तान में ये थी और कोई भी खुश नहीं था
और हिंदुस्तानी चाहते थे कि ये लोग ये रिफ़ॉर्म वापस ले लें। तो इसी रिफ़ॉर्म के रहते एक मीटिंग करने के लिए, और ये रिफ़ॉर्म ऐसा था कि 4 लोग एक साथ खड़े होकर बात भी नहीं कर सकते थे। ओके, ब्रिटिशर्स पहुंच जाते वहाँ पर अरेस्ट करने। और इसी बीच अमृतसर में एक सिख समुदाय ने एक मीटिंग अरेंज की। ओके, उन्होंने कहा चलो हम लोग, एक पीसफुल मीटिंग थी, वो बस सब मिलकर बात करना चाहते थे कि हम कैसे इसका सामना करें रॉलेट एक्ट का। ओके, तो इस मीटिंग में, ये मीटिंग हुई जलियांवाला बाग में। ओके, अब ये जलियांवाला बाग एक ऐसा बाग था जहाँ पर चारों तरफ से दीवारें थी और एक ही एंट्रेंस था इसका। ओके, और दीवारें भी काफ़ी ऊंची थी, एक छोटा सा एंट्रेंस था, बस उसी एंट्रेंस से लोग आ सकते थे और जा सकते थे। ओके, अब ऐसे में इस बाग में इकट्ठा हुए हैं काफ़ी सारे लोग। ओके, कोई बात कर रहा है, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, हर कोई है इस बाग में। और जब ब्रिटिश को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है, तो जनरल डायर उस समय वहाँ के वो कर्मचारी थे, तो वो पहुँचते हैं अपनी आर्मी फोर्स के साथ, सब लोडेड गन्स के साथ पहुँचते हैं उस एंट्रेंस में और शूट करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं फायर, और इनके सोल्जर्स शूट करना शुरू करते हैं। निहत्थे लोग थे, दे डिडंट हैव एनी आर्म्स, बेचारे बहुत से लोग मारे गए, सब भाग दौड़ होती है, और कई लोग तो कुएं में कूद जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, कई लोग दीवार पर चढ़ने लगते हैं, बट बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ओके, तो इस इंसिडेंट को जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहते हैं। यहाँ सरदार जी ये कहना चाह रहे थे कि इंग्लैंड एक ताकतवर मुल्क है, उनके जवान और नौसेना और सारे आधुनिक हथियार भी महान तथा ताकतवर है। इससे उनकी निर्दयता दिखती थी। इसी बीच अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग को चारों तरफ घेर लिया और सरदार जी अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे कि हमें उनकी क्रोध का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए।
बेरहमी से गोलियों की बरसात करने लगे। देखते ही देखते लाशें बिखर गई और सारा जलियांवाला बाग खून में लथपथ हो गया। ये बहुत ही एक बुरा इंसिडेंट था जहाँ पर बहुत से लोग मारे गए। आज भी लोग इस घटना को याद करके बहुत अफसोस मनाते हैं। और यही समय था जब हिंदुस्तानी बहुत ही क्रोधित हुए और उन्हें लगा कि अब बस हमें आज़ादी चाहिए। ओके, लाजिम चाहिए आज़ादी इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उन्हें लड़ना है और आज़ादी हासिल करनी है। एक सरफरोशी की चिंगारी उठी थी इन सब लोगों के बीच। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, क्या बताएं हम जुनून शौक किस महफिल में है। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का